आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण वंश गुप्त साम्राज्य का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। 320 ईस्वी से लेकर 495 ईस्वी तक भारत में गुप्त शासकों की एक दीर्घ श्रृंखला ने शासन किया, जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के समस्त शासकों के नाम के अंत में प्रत्यय की भांति गुप्त शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि उन शासकों की जाति अथवा वंश का सूचक है। इसीलिए इस वंश को गुप्त वंश कहा गया है। इसे भारतीय पुनर्जागरण का युग तथा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि मौर्य शासन के नष्ट हो जाने के बाद भारत की राजनीतिक एकता है वो भंग हो गई थी। उस राजनीतिक एकता को इस युग में पुनर्जीवित किया गया था। हम गुप्त वंश का इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने से पहले गुप्त काल का इतिहास के जो प्रमुख साधन हैं या स्रोत हैं उनको देखते हैं। इस समय के जो स्रोत हैं उसके अंदर पहला जो स्रोत है, दो प्रकार के स्रोत हमको इसके अंदर मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत और दूसरे मिलते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर सबसे पहले आते हैं पुराण। पुराणों के अंदर वायु पुराण, स्मृति पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण से इस वंश के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिलती हैं। इसी तरह से जो दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो स्मृतियां हैं, जिसमें बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगले बौद्ध साहित्य के अंदर वसुबंधु चरित और मंजूश्री मूलकल्प है। इन दो ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से भी हमको गुप्त काल के समय की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें इससे इन ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। जन साहित्य की बात करें तो जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण है, उससे भी गुप्त साम्राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। विदेशी साहित्य के अंदर हम देखते हैं कि फायान द्वारा जो रचित जो ग्रंथ था फो क्यों की, इससे भी उस समय की जो तत्कालीन जो राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक दशा है उस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फायान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय के अंदर भारत आया था और 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक अर्थात जो लगभग 6 वर्षों तक भारतवर्ष में रहा था। और उसकी जब वो वापस है ना जो यात्रा करके अपने देश के अंदर लौटा था तो वहाँ पर उसने अपने जो मित्र को इस विवरण को जो सुनाया था और उसके मित्र ने फो क्यों की नामक जो ग्रंथ है उसके अंदर उसकी यात्रा विवरण को लेखनीबद्ध किया था। तो ये विवरण है वो उस समय के तत्कालीन भारत के इतिहास को जानने का बहुत ही अच्छा साधन है। दूसरा जो विदेशी यात्री था वो ह्वेंसांग था, जो कि हर्ष के समय के अंदर भारत के अंदर आया था, लेकिन उसके जो ग्रंथ सियुकी है उससे गुप्त काल के साम्राज्य है उसके समय के विवरण की भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमें है जो इसके ग्रंथ से मिलती हैं। उस समय के जो नाटक हैं उनसे भी तत्कालीन जो समय की जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हमको मिलती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस नामक नाटक, इसी तरह से शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम और कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि नाटकों से उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन के ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। दूसरे प्रकार के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी है ना जो महत्वपूर्ण है जो स्थान रखते हैं इतिहास के बारे में जानकारी देने के। इसके अंदर है ना जो सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेखों को। अभिलेखों के अंदर समुद्रगुप्त के प्रयाग और ऐरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरुली स्तंभ लेख और उदयगिरी गुहा अभिलेख, इसी तरह से कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर लेख, गढ़वा शिलालेख, बिलसड़ स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त की जूनागढ़ प्रशस्ति और भीतरी स्तंभ लेख है वो महत्वपूर्ण स्थान है वो रखते हैं और इसके द्वारा हमें
गुप्तकालीन दशा है उसका जो उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्राप्त होती हैं। ताम्र पत्रों की बात करें तो उस समय भूमिदान, शासकों द्वारा जो भूमिदान करने के संबंधी जो ताम्रपत्र होते थे उसके द्वारा भी उस समय की जो तत्कालीन जो राजस्व व्यवस्था है और जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर पर्याप्त प्रकाश है वो पड़ता है। आगे हम देखते हैं मुद्राएं। मुद्राएं हैं वो किसी भी जो शासक के बारे में उस समय के जो आर्थिक स्थिति होती है, धार्मिक स्थिति होती है, और हम देखते हैं कि वैवाहिक उस समय के तत्कालीन जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसकी भी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो मुद्राओं के माध्यम से हमें गुप्त शासकों के बारे में बहुत ही जो महत्वपूर्ण और अमूल्य जानकारियां प्रदान करती हैं। अगले जो इतिहास को जानने के साधन हैं वो मंदिर और मूर्तियां हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है वो, इसके अलावा जो तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा और खो के जो शिव मंदिर हैं, इसी तरह से भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर है, वो भी उनके द्वारा भी है जो उस समय के स्थापत्य के बारे में, उस समय के धार्मिक स्थितियों के बारे में बहुत ही है जो महत्वपूर्ण है जो जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं। इसी तरह से उस समय के जो शैल चित्र हैं यानी कि गुहा चित्र हैं जो पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण हैं, जो एलोरा, अजंता और बाघ की जो गुफाएं हैं उनके ऊपर जो है जो चित्र अंकित हैं, उनके द्वारा भी उस समय के तत्कालीन जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो पारिवारिक जीवन है उनके ऊपर है जो महत्वपूर्ण जो है जो जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्तकाल के विषय के बारे में सूचनाएं देने के लिए हमारे पास में पर्याप्त है जो साधन, जो चाहे है जो वो साहित्यिक साधन हो या पुरातात्विक साधन हो, पर्याप्त संख्या के अंदर हमको उस समय के स्रोत हैं वो उपलब्ध होते हैं, जिनसे कि उस समय के बारे में हमें महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ मिलती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।